नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये डेटा क्या कहता है या व्हाट डज़ दिस डेटा से, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। अब पिछले कुछ महीनों में हमारे काफ़ी सारे दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो मैं उन लोगों को एक बार ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल का मकसद क्या है। जैसा कि नाम बताता है, ये डेटा क्या कहता है? तो हम लेते हैं सरकार का डेटा और उस डेटा को लेकर जो हमारे सरकार के गलत नैरेटिव होते हैं, उनको हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं। यानी सरकार का डेटा सरकार के सर। लेकिन 2-3 बातों का हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए। हम ये सरकारी साइट से ही लेते हैं और ज़्यादातर उसके जब मैं प्रेज़ेंट करता हूँ, तो उसके नीचे उसका रेफ़रेंस भी हम देते हैं कि आप खुद जाकर वो चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर कभी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होता, कोई चीख-पुकार नहीं होती है और कोई गंदे कमेंट्स नहीं होते हैं। इसीलिए अगर कोई हमारे चैनल पर खराब भाषा में कमेंट्स करता है, तो वो कमेंट्स हम डिलीट कर देते हैं। और इसीलिए हमेशा मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को बढ़ाने में सहायता करें। प्रोग्राम अच्छे लगें, तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बात करते हैं जो आजकल चर्चा में है कि भारत की जीडीपी हमारी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन गई थी कुछ दिन पहले, ऐसा नीति आयोग ने कहा था। अब एक ज़माना वो हुआ करता था जब हमारे मोदी जी और निर्मला सीतारामन और सारे मंत्री आए दिन हमारे सामने जीडीपी की बातें किया करते थे। बड़े-बड़े आंकड़े दिए जाते थे कि फला-फला साल में हम 5 ट्रिलियन हो जाएँगे और इस साल में हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएँगे वगैरह-वगैरह। लेकिन कोई भी आज ये बैठकर ये नहीं देखता है कि उन दिनों मोदी जी ने क्या अनुमान लगाया था, क्या फ़ोरकास्ट किया था और असलियत में हुआ क्या? तो मैं आपको थोड़ा-सा याद दिला दूँ, 2022 में जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने थे, उस समय मोदी जी और निर्मला सीतारामन जी ने ये कहा था कि हम अगले 3 वर्ष में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएँगे और हमारी जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाएगी। और असलियत ये है कि हमारी इकोनॉमी अभी 2024-25 में 4 ट्रिलियन डॉलर्स भी नहीं पहुंची है। और एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कि मनमोहन सिंह जी के 10 साल के जो उनका ड्यूरेशन था गवर्नेंस का, उसमें हमारी इकोनॉमी 2.87 टाइम्स बढ़ी थी 2004 से 2014 तक। और मोदी जी के टाइम में 2014 से 2024 तक ये 1.93 टाइम्स ही बढ़ी है। तो ओवरऑल हमारे मोदी जी की परफॉर्मेंस इकोनॉमिक फ्रंट पर मनमोहन सिंह से अगर आप कंपेयर करें, तो उनसे काफ़ी खराब रही है। अब जब भी मोदी जी या उनके मंत्री बैक फुट पर पहुँच जाते हैं अपने बड़बोलेपन की वजह से या गलत बयानबाज़ी की वजह से, तब इनका एक टैक्टिक्स बन गया है कि किसी भी मंत्री या सरकारी अफ़सर से ये एक स्टेटमेंट दिलवा देते हैं जो कंट्रोवर्शियल होता है। तो बाकी सब लोग हमारे जैसे लग जाते हैं उसको फैक्ट चेक करने में और जब तक हम फैक्ट चेक करते हैं, तब तक वहाँ से कोई माफ़ी माँग लेता है या करेक्शन आ जाता है तो अपने उनके 2-3 दिन निकल जाते हैं। लेकिन जब ये गलत बयान देते हैं, उसको लेके इनकी ट्रोल आर्मी उसका इतना प्रचार करती है कि देश की ज़्यादा जनता उसमें विश्वास करने लगती है और जब तक वो फैक्ट चेक आता है, तो लोग उस बात को भूल भी जाते हैं और ना ही इसकी तरफ ध्यान देते हैं। अब क्योंकि जीडीपी वहाँ पहुँची नहीं जहाँ तक पहुँचने का इन्होंने बहुत पहले ऐलान कर दिया था, प्रचार कर दिया था, तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, उनसे एक स्टेटमेंट दिला दिया गया कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, हम 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया है। अगले ही दिन आईएमएफ से इसका खंडन हो गया
और 48 घंटे बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट विथड्रॉ कर लिया। सुब्रमण्यम जी तो सामने आए नहीं, उनके डिप्टी अरविंद विमानी ने आके ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था कि इस साल के अंत तक हम शायद जापान को ओवरटेक कर लेंगे। और एक और चीज़ जो मोदी जी जिसमें एक्सपर्ट हैं और उनके मंत्री भी अब सीख गए हैं, ये लोग बड़े-बड़े हिंदी के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और एक्रोनिम्स बनाते रहते हैं। अब अमृतकाल हो या ज्ञान हो, एफडीआई, जीडीपी, 3D ये सारों के इन्होंने एक्रोनिम बना के आपके सामने लाते हैं और जब भी ये एक्रोनिम्स आ रहे हों, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जीडीपी को निर्मला सीतारामन जी बोलती थी गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, एफडीआई को फर्स्ट डेवलप इंडिया रादर देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और 3 Ds ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी। इसमें कहीं पे भी पिछले 4-5 साल में कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जिससे मोदी जी को खुश होना चाहिए। एक्रोनिम अपनी जगह रहा, असलियत कहीं और चली गई। और मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि जीडीपी का एक आम नागरिक से कोई लेना-देना है ही नहीं। ये केवल मोदी जी जब से आए हैं 2014 में, तब से उन्होंने ये आंकड़े उछालने शुरू कर दिए हैं। अब अगर हम तीसरी पोज़ीशन पे हों या दूसरी पे हों या अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन भी जाएँ, उससे मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, वो वैसे ही चलता जाएगा, देश में इसी तरह के हालात रहेंगे, इसी तरह की गंदगी रहेगी, इसी तरह की महँगाई रहेगी। और जापान तो बहुत ही एक छोटा देश है, आप उससे कंपेयर भी क्यों कर रहे हैं? वहाँ की पॉपुलेशन 123 बिलियन 123 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 23 लाख है और हमारी 145 करोड़ है। कोई मुकाबला ही नहीं है दोनों देशों का। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कंपेयर करना भी चाहें, तो हम दोनों देशों की परचेज़िंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी बेसिस पर यानी कि 1 डॉलर या में हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं जापान में और कितनी हम हिंदुस्तान में, उसको कंपेयर कर लीजिए, तो जापान हमसे अभी भी 5 गुना ज़्यादा समृद्ध देश है। अब मोदी जी ने तो हम सबको लगा दिया काम पर, हम सब ये देखते रहेंगे कि हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने या नहीं और हमने जापान को पीछे छोड़ा या नहीं और खुद ये निकल गए इलेक्शन कैंपेन ट्रेल पर। अभी पिछले 2 दिन से ये गुजरात में थे, अहमदाबाद में थे और ऐसा कहा जाता है कि 50 किलोमीटर लंबा इन्होंने रोड शो किया। अब ये बात अलग है कि रोड शो का जो जो रास्ता था वो उन 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजर रहा था जहाँ पे अभी इलेक्शन या बाई इलेक्शंस अभी होने वाले हैं और अब पहुंच गए हैं पटना और आज पीएम मोदी का कहते हैं 5 किलोमीटर लंबा रोड शो है और इसमें बीजेपी कार्यालय जाएंगे और रास्ते में कई संगठन इनका स्वागत करेंगे। ये एक तरह से इनकी विक्ट्री परेड वहां पर हो रही है। आज के मेरे इस एपिसोड का उद्देश्य ये है कि आप ये भी जान लें कि भले ही हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, लेकिन कुछ खास आंकड़े हमारी इकोनॉमी के वो क्या कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एफडीआई की यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। ये इन्वेस्टमेंट हमारे देश में इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में 96.5% ये कम हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट गायब सा हो गया है। अब भारत जैसे देश के लिए एफडीआई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। जब एफडीआई आता है उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और जिसे मोदी जी विकास कहते हैं, वो भी किसी हद तक एफडीआई पर भी निर्भर करता है। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। पिछले साल हमारे देश में 81 बिलियन यानी 81 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया। इसने लगभग 14% की ग्रोथ दिखाई जो कि अच्छी बात है। लेकिन साथ-साथ
यहाँ से जो बाहर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वो इससे ज़्यादा गति से बढ़ रहा है। इसलिए हमारे देश में नेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। अगर आप आंकड़े चाहें तो ये मैंने स्लाइड बनाई हुई है। 51.5 बिलियन डॉलर्स था जो बाहर गया है, जो कंपनी ने भारत में लगाया था, वो अपना पैसा वापस ले गए और भारतीय कंपनीज वो भी बहुत ज्यादा बाहर इन्वेस्ट करने लगी हैं, वो देश में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं और इसकी वृद्धि 75% हुई है, जो बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए और चिंताजनक भी है। अब मैं बात करूँगा हमारे देश के डिफेंस बजट और डिफेंस खर्चों के बारे में। मेरे हिसाब से मोदी जी का जो बिगेस्ट ब्लंडर रहा है पिछले 5 सालों में, वो रहा है कि उन्होंने हमारे डिफेंस पर जो खर्चे होते थे, उसको वो लगातार कम करते गए हैं। जबकि हमारे नेबरहुड में 2 बड़े हमारे एनिमी नेशंस हैं, पाकिस्तान और चीन। और अभी हाल में आपने देख लिया है कि किस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो अब जो लड़ाई हमारे यहाँ होगी, वो कभी भी एक फ्रंट के बजाय वो 2-3 फ्रंट पर खुल सकती है। और अगर आप साथ ही ये जो मैंने ग्राफ दिखाया है इंडिया टुडे का, ये देखें तो इसमें जितने भी कंट्रीज़ यूक्रेन के आस-पास हैं, एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, रशिया, यूक्रेन, ये जो लड़ाई कर रहे हैं, इन सबके डिफेंस बजट पिछले 4-5 साल में एकदम से बढ़ाए गए हैं। 16 मई 2025 को सीएनबीसी की ऑनलाइन जो वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल छपा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा बजट है इस साल का 6,81,000 करोड़ का, उसका वो बजट अब बढ़ाया जाएगा क्योंकि हमारे जो एम्यूनिशंस खर्च हुए हैं ये 3-4 दिन की लड़ाई में, वो रिप्लेनिश किए जाएँगे, वो दोबारा रीस्टॉक किए जाएँगे और उसका खर्चा इन्होंने एस्टिमेट किया है, ये लगभग 40,000 करोड़ के आसपास होगा। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ कि हमारे पास जो एम्यूनिशन का स्टॉक है, वो लगभग 40 दिनों का है। एक टाइम था 2012-13 में ये बहुत ही कम हो गया था, हमारे पास केवल 10 दिन की लड़ाई का ही स्टॉक हुआ करता था और पिछले 5, 7, 10 साल में ये धीरे-धीरे बढ़ाया गया। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं हमारे डिफेंस स्पेंडिंग जो है, डिफेंस पर जो हम खर्चा करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी। 2007 से डेटा दिखाया है और ये लगभग फ्लैट ही रहा है 2019 तक। हम औसतन 2.5% के करीब हम अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का। लेकिन पेंडेमिक के बाद से इसमें मोदी सरकार ने डिफेंस बजट में भारी कटौती करनी शुरू कर दी। 2022 में ये 2.2% हो गया, 2023 में 1.9% और 2024 पिछले साल ये 1.8% तक नीचे आ गया। यहाँ पे अगर बाईं तरफ वाला आप ग्राफ देखें तो शेयर ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर इन सेंटर्स एक्सपेंडिचर, जितना भी केंद्रीय सरकार खर्चा करती है, उसमें भी डिफेंस का जो शेयर है वो लगातार कम होता गया। डिफेंस बजट का शेयर एक समय 2013-14 के आसपास ये 15-16% होता था, जो गिर के अब 2025-26 में ये 13% के आसपास आ चुका है। आप लोगों ने ये भी खबर देखी होगी, ये 16 मई की खबर है। इसमें ये कहा गया है कि हमने अपना डिफेंस बजट 50,000 करोड़ से बढ़ा दिया है। 50,000 करोड़ बूस्ट फॉर इंडियाज मिलिट्री आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन असलियत ये है कि इसमें से 40,000 करोड़ के करीब तो हमारा जो एम्यूनिशन रिप्लेनिशमेंट है, उसके लिए खर्चा हो रहा है। और ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये 50,000 करोड़ जो अतिरिक्त बजट सैंक्शन किया गया है, ये हमारे लिए एक तरह से कॉस्ट ऑफ वॉर है। जो हमने 3 या 4 दिन की लड़ाई लड़ी है, उसमें ये पैसा खर्च किया गया है। और लास्ट में मैं आपको ये एक ग्राफिक्स और दिखा देता हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि 6,81,000 करोड़ हमारी मिलिट्री, एयरफोर्स इन सबको जा रहा है। इसमें से आधे के करीब
जो पैसा है वो सैलरीज और पेंशन में निकल जाता है। तो कैपिटल आउटले के लिए 1,92,000 करोड़ बचता है, मेंटेनेंस के लिए 90 या 91,000 करोड़ और बाकी सारे खर्चे जो आर्मी को करने पड़ते हैं, एयरफोर्स को करने पड़ते हैं, वो उनका बिल्डिंग्स बनानी है या स्कूल चलाते हैं या जो भी उनका काम है, उसमें जाएँगे। तो जो एक्चुअल जो पैसा बचता है, जो इससे कैपिटल आउटले है, वो लगभग 1/3 ही होता है टोटल डिफेंस बजट का। हमारे देश पर अभी खतरा बना ही हुआ है। मोदी जी ने खुद ही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी मैंने पॉज़ किया है, यहाँ खत्म नहीं हुआ है। हम कल कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी अपने बॉर्डर एरियाज़ में करने वाले थे जो पोस्टपोन हो गई हैं। इसलिए मेरा मानना है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जहाँ बढ़ाना है पैसा, वहाँ बढ़ाना ही पड़ेगा। ये मोदी सरकार की आदत है कि ये इधर-उधर से कट करते रहते हैं पैसा। आप हाइवेज़ मत बनाइए, आप एयरपोर्ट्स मत बनाइए, आप पोर्ट्स मत बनाइए, लेकिन आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स को हमें फुली इक्विप्ड रखना पड़ेगा। और आर्मी के जनरल्स के अनुसार ही इस वक़्त हमारी आर्मी में मैन पावर शॉर्टेज भी बनी हुई है। लगभग 1 लाख लोगों की वहाँ भी कमी है बोथ फॉर मेन एंड ऑफिसर्स। तो ये बहुत गंभीर विषय है और मेरे हिसाब से अब जब ये सब हो चुका है पाकिस्तान के साथ लड़ाई, मेरे हिसाब से अब मोदी जी इस विषय पर कुछ गंभीरता से विचार अवश्य करेंगे। तो ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, कुछ और बात करेंगे, कुछ और डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।